हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स जो जरूरी होगा आपके लिए 11th क्लास में और 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ने के लिए। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में या मैथमेटिक्स में थोड़ी आपकी स्ट्रांग है, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथ्स के जो टूल्स उनको आप अच्छे से समझने आता है आपको, और अगर आप इनको अच्छे से कमांड करते हो तो आपको 11th क्लास में एज वेल एज 12th क्लास में तो मैथमेटिक्स के साथ तो फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत सारी हेल्प होती है। क्योंकि फिजिक्स को अंदर हम जितनी भी चीजें, जितने भी फंडामेंटल्स हम स्टडी करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं, उनको मैथमेटिक्स के द्वारा मैथमेटिकली प्रूव करना ही पड़ता है। फिर जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है फिजिक्स के अंदर, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स जो अपना चैप्टर है ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो यहाँ पे आपको मेनली दो टूल्स होंगे जो आपको स्टडी करने हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब इसके अलावा इनके अंदर जो जो उसके बगल में, उसके साथ में जो जो एंटिटीज आएगी, जो जो चीजें आएंगी, वो सब हम यहाँ पर छोटी छोटी स्टडी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिकल टूल्स के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, फंक्शन। फंक्शन में क्या है ये देखो, यहां पर आपके पास है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। किसमें? दो क्वांटिटीज में। फंक्शन एक दो अलग अलग क्वांटिटीज में, दो अलग अलग वेरिएबल्स में क्या है, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, यहां पे मैं आपको बताने से पहले एक और चीज बता देता हूं। हमारे पास दो टाइप की वैल्यूज हो सकती है। एक हो सकते हैं यहां पर हमारे पास कांस्टेंट। अब जैसे कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं 15 की, 6 की, 5 की, 10 की। ये जितनी भी वैल्यूज मैंने यहां पर लिखी है ये क्या है, ये फिक्स वैल्यू है। 15 जो है वो क्या चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ मैं आपके सामने लिख देता हूं पाई। क्या पाई की वैल्यू चेंज होगी टाइम के साथ? नहीं होगी, टाइम की वैल्यू किसी के भी साथ चेंज नहीं होगी। तो ये सब क्या हो गए, यहाँ पे कांस्टेंट हो गए। फिर एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल कौन होते हैं? जो कांस्टेंट नहीं होते, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है, किसी अदर चीज के साथ भी चेंज हो सकती है। जिनकी वैल्यू फिक्स ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर एक चीज बता सकते हैं कि सपोज एक टाइम है। टाइम की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास जो टाइम, जो घड़ी में हम टाइम देख रहे हैं, वो क्या कांस्टेंट है? नहीं, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। मान लो उसी टाइम के साथ में, उसी टाइम के साथ में जब आपने 12 PM पर किसी बंदे को आपने यहां पर छोड़ा है, यहां पे रखा हुआ है उसको, तो वो बैठा है। ठीक है, अगर वो सुबह से लेके शाम तक, 12 बजे से लेके शाम को 5, 6, 7, 8 बजे तक वो कंटिन्यूअसली यहीं बैठा रहे, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, उसकी पोजीशन क्या हो गई, यहां पे कांस्टेंट हो गई। उसकी पोजीशन यहां पर कांस्टेंट हो गई, चेंज नहीं हो रही। लेकिन चेंज कौन हो रहा है, यहां पर टाइम चेंज हो रहा है। तो यहां पे टाइम तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो गई, वो हो गई कांस्टेंट। तो ये आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस है। अगर मान लो आपने 12 PM पर किसी बंदे को यहां पे बिठाया है, ठीक है, आपने यहां पे बिठाया 12 PM पर, और शाम को 5 बजे तक, 5 PM तक वो बंदा यहां से मूव करके दूसरी जगह पे चला गया। ठीक है, इसके बीच में भी तो वो वेरी करेगा, बीच में भी तो मोशन करेगा, तभी तो पहुंचेगा वहां पे। ठीक है, थोड़ी दूरी पर। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से 5 बजे झट से चला जाएगा। तो उस कंडीशन में मान लो वो यहां से 1 आवर के बाद यहां पहुंच गया, फिर 2 आवर्स के बाद वो यहां पहुंच गया, 3 आवर्स के बाद वो यहां पहुंच गया, और 5 आवर्स के बाद वो पहुंच गया यहां पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो टाइम है ना टी,
टी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ओके, और टाइम के साथ साथ जो पोजीशन है इस बंदे की, जो पोजीशन इस पर्सन की, वो भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल वो है जो चेंज होता रहता है। और जो कांस्टेंट कौन है, जो चेंज नहीं होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। जैसे पाई हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया। एक ई होता है जिसकी वैल्यू तो 2.7 के समथिंग होती है, 2.78 के आसपास होती है, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। फिर हम बात करें 1 2 5, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल नंबर्स है, वो सारे क्या है, कांस्टेंट है। मैं लिख दो √5, ये भी क्या हो गया, एक टाइप का कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसकी जगह मैं आपके सामने लिख देता हूं x y z a n, ये सब क्या हो गए, ये यहां पर। अब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, तो ये क्या हो गए, यहां पे कांस्टेंट होंगे। कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू जो है ना a b c n इन टर्म्स में लिखते हैं, तो वो वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी चीजें यहां पर कांस्टेंट हैं और कौन से यहां पर वेरिएबल्स हैं। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अब हम यहां पे देखो इस चीज को देख रहे हैं कि आपके पास आ गया फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, एक टाइप का रिलेशन है। ओके, रिलेशन थोड़े अलग होते हैं, फंक्शन थोड़े अलग होते हैं, लेकिन फंक्शन एक विशेष टाइप का रिलेशन है, ठीक है ना, एक स्पेशल रिलेशन है, ये मान लो आप, एक स्पेशल रिलेशन है, स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी तक क्या आपने फंक्शन पढ़े हैं, यस, आपने अभी तक फंक्शन को देख रखा है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ऐसी इक्वेशन आपने देखी होगी, देखी है कि नहीं है? अगर ऐसी इक्वेशन आपने देखी है कहीं पर भी, तो आप ये समझ के चलो, ये मान के चलो आपने फंक्शन को स्टडी किया हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि आपको किसी ने बताया नहीं कि वो फंक्शन था, आपको कुछ और बताते रहे। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब यहां पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अगर x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो ये कंटिन्यूअस x में चेंज होने के साथ साथ y में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक टाइप से रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन। अब देखो फंक्शन में और भी अच्छे प्रकार के, अच्छे टाइप के फंक्शन आएंगे जो अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं। अब यहां पर फंक्शन में क्या हुआ, आपने इस x की जो वैल्यू है ना, वो आपने अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के पसंद के अनुसार, जो इच्छा हुई आपकी वो वैल्यूज रख दी। कौन सी, x इक्वल्स टू आपने पहले 1 रख दिया, फिर आपने x इक्वल्स टू 5 रख दिया, आप x इक्वल्स टू 3 भी रख सकते हो, आप x इक्वल्स टू 7 भी, 100 भी, कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा हुई वो वैल्यू रख सकते हो। तो यहां पर x एक वेरिएबल है, लेकिन कौन सा, जो आपकी इच्छा के अनुसार, आप अपने अनुसार जो वैल्यू रख रहे हो ना, वो वेरिएबल है। तो इसका मतलब x क्या हो गया, यहां पे x हो गया, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपके पास y की वैल्यू है, y को आपने थोड़ी रखा है, y को आप इच्छा अनुसार नहीं रख रहे, y अपने मन मर्जी से नहीं रख रहे आप, y अपने आप आ रहा है। कि कैसे आ रहा है, आपने x की वैल्यू रखी है, उसके बाद y आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y की जो वैल्यूज है x की रखने के बाद आई है, फिर से y की वैल्यू x की रखने के बाद आई है, तो ये क्या कर रही है, ये वैल्यू x की साथ x के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। x की अगर आपने वैल्यू चेंज करी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस चीज को आप x और y की टर्म्स में याद मत करो, आप इसको याद करो जो आपके
इधर राइट साइड में जो वैल्यूज है ना, राइट साइड में जो आप वैल्यू रख रहे हो, जैसे x हो गया, ओके, इधर कुछ भी होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपको मिल रही है फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला ही तो एक तरीके का, ठीक है, इससे जो मिल रही है वो वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ अब इस डायग्राम पे आओ। ये डायग्राम क्या कह रहा है, यहां पर आपके साथ एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, पहले x की वैल्यू रख रहे हो, इस फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, अपनी मनचाही वैल्यू रख रहे हो, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज है ना, उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे हम इनपुट। x की जो वैल्यूज है उनको हम इनपुट कह रहे हैं, ठीक है। और इस इनपुट को क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है डोमेन्स, ठीक है। x की जो भी आपने वैल्यूज रखी है, जो आपकी इच्छा आप वैल्यू रख सकते हो, तो वो उसका, उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ओके। जो भी आपके पास x की वैल्यूज है, उन x की वैल्यूज को आप जो रख रहे हो, मनपसंद वैल्यू रख रहे हो, वो उसका डोमेन होगा। जैसे यहां पर आपने क्या रखा, 1 है, फिर आपने 5 है, तो ये x के डोमेन में से वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डोमेन। अब हम बात कर रहे हैं, आपने फंक्शन के अंदर रखा, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ रखा, ये फॉर्मूला क्या है, फंक्शन है एक तरीके का, ये मानो, तो इससे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, यहां पर ये आ गई, फिर ये आ गई, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है यहां पे इस फॉर्मूला से जो आ रही है, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और इस आउटपुट को क्या कहोगे, इसको बोला जाएगा रेंज। इस आउटपुट को रेंज बोलते हैं, फंक्शन के आउटपुट को रेंज बोलते हैं, और फंक्शन के इनपुट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डोमेन। याद रखना, ये चीज ध्यान में रखने की बात है ये, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है क्या है। अब देखो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमने यहां पर लिख दिया, हमने यहां पर लिख दिया y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, हमने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो आपको पता है जो आपने x की जो वैल्यू रखी है वो क्या है, वो है डोमेन, ठीक है। और जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यूज क्या होंगी, वो होगी रेंज, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज और है, आपको पता है y किसके साथ साथ वेरी कर रहा है, y किसके साथ साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, बता सकते हो क्या, y कर रहा है x के साथ साथ। तो आप ये कह सकते हो y x के साथ चेंज हो रहा है ना, तो आप ये कहोगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये क्या है, y x के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए आप कह दो y इज ए function of x. Why it is a function of x? Because it changes with respect to x. इसकी जो वैल्यू है वो x के कारण चेंज हो रही है, x के साथ साथ चेंज हो रही है, और x के साथ साथ चेंज हो रही है, इसलिए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको यहां पर लैंग्वेज में लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए करना पड़ेगा मुझे fx। फंक्शन के लिए क्या आ गया, f आ गया। फंक्शन किसका है, x का है ना, तो अंदर क्या आ गया, x आ गया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू, मैं अब चाहे x लिखो चाहे y लिखो, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये x प्लस 2, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही चीज है। एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस फंक्शन के आउटपुट की जो वैल्यूज आएगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, एफ एक्स। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी होगी। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, हम एक मोशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मोशन का एग्जांपल लिया, मान लो t इज इक्वल्स टू 0 पर, इनिशियली सबसे इनिशियल पॉइंट की बात कर रहा हूं, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है x वो कितना है, 0 है। इसके बाद
ये है x t इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 रख रहा हूं तो ये x इक्वल्स टू मान लो 2 मीटर्स पे आ गया, 1 सेकेंड में ये 2 मीटर्स आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं मान रहा हूं यहां पे t इज इक्वल्स टू 3 पर, ओके, ये x इक्वल्स टू यहां पे 8 मीटर पर आ गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, लेकिन x किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने के साथ साथ यहां पर आपके सामने x चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं हम कि एक t चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ x चेंज हो रहा है, तो यहां पर t इज सॉरी x कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ ही तो चेंज होता है। बिना टाइम कंज्यूम किए कोई भी बॉडी में मोशन नहीं हो सकती, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो सकता, क्या, बिना टाइम कंज्यूम किए। तो इसलिए ये आपके लिए क्या हो गया, एक वेरिएबल का पार्ट हो गया। तो यहां पे जो टी की वैल्यूज है, जो टी की वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, टी की वैल्यूज को डोमेन बोलेंगे और एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो ये आपका फंक्शन के अंदर इनपुट जो होगा वो डोमेन होगा, आउटपुट जो होगा वो रेंज होगा। तो अब इसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का क्या होता है। देखो, ए फंक्शन x इज डिफाइंड एज, ये आपके सामने फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन का क्या है, फंक्शन fx इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। जो fx फंक्शन है ना, ये फंक्शन है और इस डिफाइन कैसे किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप का फंक्शन है ये। ठीक है, देन इवेल्युएट f0 f1 fx प्लस 1 f2x। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो x की वैल्यूज है ना, इसका मतलब सीधा ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है, फाइंड f, इसको ये भी लिख सकते हो, फाइंड f एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू x प्लस 1। मतलब x की जगह x प्लस 1 रखो, ओके, x की जगह x प्लस 1 रखो, x की जगह 1 रखो, x की जगह 0 रखो और x की जगह 2x रखो, तब जाके आपकी वैल्यू आएगी, तब जाके इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कैसे करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले है आपको ये फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर अगर x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपके पास f0 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये ना f0, इसका मतलब क्या है, f की जगह x की जगह 0 रखना है, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, ये f0 है। ओके, f0 मतलब जहां पे x की वैल्यू 0 रख दिया आपने। फिर x इक्वल्स टू 1 रखने पर क्या आ रहा है, f1, तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4, ये आपका x1 आ गया। यहां पे अब आपको रखना है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, x की जगह x प्लस 1 रखना है, तो f इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो x की जगह x प्लस 1 रखना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सोल्व कर दो, सोल्व करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। ठीक है ना, तो ये आपके पास f x प्लस 1 की वैल्यू हो गई। और अगर आप चाहते हो तो f x की जगह 2x लिखकर, ये वाला ना x की जगह 2x लिखकर आपने अगर करना है तो f 2x इस तरीके से, तो यहां पर x की जगह क्या रख दोगे, x की जगह 2x का होल स्क्वायर कर दोगे प्लस 3, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3।
इसका मतलब ये हुआ कि f के साथ में जहां पर भी आपको वैल्यू पूछी है ना, आपको केवल डायरेक्ट x की जगह वो रखना पड़ेगा, x की जगह आपको जो गिवन वैल्यूज है ये रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर क्या कर दिया, f इक्वल्स टू f0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। फंक्शन की वैल्यू f इक्वल्स टू 1 पे फाइंड आउट करो, 1 पर f इक्वल्स टू 0 पर यह है, x इक्वल्स टू 1 पर यह है। f को वैल्यू x प्लस 1 पर कितनी है, या ये है x प्लस 1 पर ये वाली वैल्यू है, और x प्लस नहीं x 2x, x की जगह आपने 2x लिखा है तो उसकी वैल्यू ये आ गया, ये भी एक क्या है, दूसरे फंक्शन ही हो गए। फिर एक और है पार्ट इसका, ये है फंक्शन fx इज डिफाइंड एज f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, आपको जो फंक्शन गिवन है वो है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन इवेल्युएट f एट इनपुट्स -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये अलग अलग वैल्यू है। तो देखो सबसे पहले f -2 एट -2, क्या एट x इक्वल्स टू -2 पर, ठीक है ना। -2 इज इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर f -1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। और एट 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। फिर x इक्वल्स टू 1, 1 पे होने पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर f2, 2 का स्क्वायर 4। देखो मेरा ये आपका मकसद ये नहीं था कि मैं आपको 5 मिनट आपके यहाँ पे खराब करूं और इतना आसान सा क्वेश्चन देके, मेरा बताने का यहाँ पर एक पर्पज है क्या, कि जो रेंज और डोमेन वाली चीज है ना, वो मेरे को लगता है अभी तक आपको इस क्वेश्चन से आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -3 रखता तो x की वैल्यू -3 रखता तो fx क्या आ जाता, ये आता 9। अगर 3 रखता तो fx क्या आ जाता, 9। अगर मैं -4 रखता तो fx क्या आ जाता, 16। अगर मैं 4 रखता प्लस का तो ये fx क्या आ जाता, ये भी 16। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे समझ सकते हो आप, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आने वाली वैल्यूज है ना, जो आउटपुट जो आ रहा है, ओके, जो fx की जो वैल्यू आ रही है, x की नहीं fx की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू आ रही है, वो सारी क्या है, वो सारी पॉजिटिव है, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, 0 से ऊपर की तरफ। ओके, तो इसकी जो रेंज है ना, इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी। इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी। और ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ये भी सोच समझ के लगाते हैं, ये अभी अपना काम नहीं है, ये आपको बाद में पढ़ना है। मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं, हम यहाँ पे बायोलॉजी वालों के लिए इतनी जरूरत नहीं है। वैसे इसको इस तरीके से लिखा जाता है, 0 इंफिनिटी। अब ये स्क्वायर क्यों लिखा, इसका मतलब ये है स्क्वायर ब्रैकेट का कि इस फंक्शन में 0 भी इंक्लूड है, यहां पर 0 भी इंक्लूड है, आउटपुट में 0 भी आ रहा है ना, देखो ये रहा, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। इनफाइनाइट को जानते हो कि आप कहां पर है, इनफाइनाइट को कोई नहीं जानता, इसलिए वहां पर ये ओपन ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट जो है ना वो आ रहा है। इसका डोमेन क्या है, देखो डोमेन मतलब इनपुट, ओके, रेंज मतलब आउटपुट, डोमेन मतलब इनपुट। तो ये क्या है, क्योंकि इनपुट आउटपुट ज्यादा अच्छे समझते हो आप लोग, इसलिए इनपुट क्या है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन है देखो -2, -1, 0, 1, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5, -6, 6, सारी नेगेटिव की वैल्यू भी है, 0 भी है और पॉजिटिव की वैल्यू भी है। तो इसका डोमेन मतलब डोमेन कंप्लीट है, पूरा है, कहां से कहां तक, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो इसके इनपुट में, मतलब कि इसके डोमेन में। इसका डोमेन होगा नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इसकी रेंज हो गई 0 टू
इन्फिनिटी। ओके, ये बहुत ही आसान और बहुत ही एक बढ़िया चीज है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब फंक्शन के टाइप्स, मैंने जो आपको फंक्शन बताया ना वो सबसे बेसिक और सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये फंक्शन वो बताया आपको जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने अप टू 9th क्लास अप टू 10th क्लास ही आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन आपने उनका नाम फंक्शन नहीं लिखा था और आपने उनको किसी ना किसी नाम से पढ़ते रहे। ओके, कभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पढ़ लिया, कभी आपने लीनियर इक्वेशन के नाम से पढ़ लिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे चलता ही रहा मामला। ठीक है, अब है हमारे पास ये फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। क्या आपको यहां पर मैं सारे टाइप के फंक्शन बताऊंगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको जो फंक्शन के बारे में बताना था वो बता दिया, अब सिर्फ उसके टाइप्स और बता रहा हूं। जो टाइप्स क्या है, फंक्शन के टाइप्स है, पहला है एल्जेब्रिक फंक्शन, जो हमने अभी स्टडी किया है, जो अभी आज तक आप स्टडी करते आए हो, वो है एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं, ये हो गया fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ओके, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं fx इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, ये भी लिख सकता हूं मैं। यहां पर z भी इंक्लूड कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा के अंदर जो फंक्शंस आते हैं, एल्जेब्रिक के जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से हो गए, जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, अब मैं साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया साइन एक्स, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको एफ को थीटा भी अगर लिख दूं तो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। यहां पर एफ के अंदर जो वेरिएबल है ना वो क्या आ गया, थीटा आ गया। ये इधर वाई रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ एक्स को वाई बोलते हैं यहां पे, ठीक है ना। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक नई चीज है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक नई चीज है आपके लिए, तो इसको बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा इसी चैप्टर के अंदर। 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपको लॉगरिथम के लिए कंप्लीट पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, कम से कम भी, जिसके अंदर आप लॉगरिथम के बारे में सब कुछ जान सको। जितना लॉगरिथम आपके काम का है वो सारा कुछ बताऊंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। यहां पे लॉग आ गया ना, इसलिए लॉगरिथमिक हो गया। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जो पावर्स में, ई की पावर्स में चलता है। अब ई की पावर हो गया, ई की जगह अपन 2 की पावर लिख दो, 4 की पावर लिख दो, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक बात और बताऊं, ये बात का ध्यान रखना, x टू द पावर 2 और 2 टू द पावर x, x टू द पावर 4 और 4 टू द पावर x, ये इतना सा चेंज होते ही है ना, ये फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या, x टू द पावर 2 मतलब ये एल्जेब्रा का काम है, x टू द पावर 4 मतलब ये एल्जेब्रा का काम है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 2 टू द पावर x हो गया, 4 टू द पावर x हो गया, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है। ओके, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसलिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रखते हैं, ठीक है ना। देन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया जैसे साइन इनवर्स 1, जैसे आपने ऐसा सुना क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 90। अगर ये सुना है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सब जानते हैं। लेकिन साइन इनवर्स 1 लिख दिया मैंने इसको वैल्यू लिख दी यहां पे, ठीक है, तो ये क्या हो गई 90। यहां पे हम थीटा रख कर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन की, साइन थीटा की। यहां पर हमें साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, क्या है, साइन थीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना सा है, इसको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है अभी, आपको जब जरूरत पड़ेगी उस समय हमें अच्छे से सीख लेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन का पार्ट हो गया, फंक्शन में इतना ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं इनको लाइक करें। और अगर आपको कोई इसमें डाउट नजर आता है, डाउट समझ में आता है, तो हमें जरूर बताएं। आप अपने डाउट को बताएं, कमेंट्स में लिखकर भेजें। हम आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमें इंप्रूवमेंट करना है वो हम इंप्रूवमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।